हाँ तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कल तो आप लोग का एग्जाम है ना, टेंशन तो हो रहा होगा, लेकिन फिर भी चलिए आज आप लोग हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं इसको क्वेश्चन को एक भी बिना स्किप कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत से और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ये क्वेश्चन हम इस सेट को बनाए हैं, ठीक है ना। तो इसको बिना छोड़े क्वेश्चन को एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है और हर क्वेश्चन को देख के उसको प्रैक्टिस करके बढ़िया से जाना है, ठीक है। चलिए इससे हम इतना बता रहे हैं, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ऑब्जेक्टिव आपका 100 है, उसी में से आने वाला है 50 का 50 आपका बन जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, आपका क्वेश्चन है बाबा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया है। तो किसने किया है जी, तो ये किए हैं ललई सिंह यादव ने। किसने किया है, अरे कलर का हो गया, एक सेकंड रुक जाओ। किसने किया है, ललई सिंह यादव ने, ठीक है। चलो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा एक गंभीर दोष युक्त प्रथा है, ठीक है। गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया है। तो गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया है, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का, ठीक है। संत कबीर गुरु नानक की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं। तो संत कबीर किसके साथ होने की प्रेरणा देते हैं, धर्म के साथ। किसके साथ, तो धर्म के साथ। किसके साथ जी, तो धर्म के साथ, ठीक है। चलिए लो 5वां नंबर, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा में हिंदी में अनुवाद किसने किया है। तो कन्नड़ भाषा हिंदी में अनुवाद किसने किया है, तो गोपाल दास नागर ने, ठीक है। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना बोल रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड सिटिंग में ये क्वेश्चन आने वाला है। जो 5 नंबर बताए हैं हिंदी रूपांतरण किसने किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दही वाली मगम्मा से कर्ज किसने मांगा था। दही वाली मगम्मा से जो कर्ज था वो किसने मांगा था, तो वो मांगा था तुम्हारा यही रगम्पा ने मांगा था, ठीक है। नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई। तो नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई तुम्हारा पटना कॉलेज स्कूल से, पटना कॉलेजिएट स्कूल से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सेन साहब की लड़की नहीं है, सीमा, आलो, आरती, मोहिनी। तो इसमें सबको तो पढ़े हैं लेकिन आरती को नहीं पढ़े हैं, ठीक है, नहीं है। चलो कबीर खान किस छंद से सिद्ध हैं। तो कबीर खान किस छंद से हैं जी, तो कबीर खान तुम्हारे सवैये छंद से हैं। किस छंद से हैं, तुम्हारे सवैये छंद से, ठीक है। कबीर खान का आराध्य कौन है। तो कबीर खान के जो आराध्य हैं वो तुम्हारे कृष्ण है। कबीर खान का आराध्य कौन है, कृष्ण है, ठीक है। ढाती विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए। तो क्यों मुरझा गए, तो बाढ़ के कारण, तूफान के कारण, सूखा के कारण या फिर भूकंप के कारण। तो वो ढाते विश्वास में किसके कारण मुस्कुरा गए, तो बाढ़ के कारण, ठीक है। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेज दिया, पिता को, मझले लड़के को, छोटे बेटे को या फिर बड़े बेटे को। तो किसको, बड़े बेटे को, जिसका नाम क्या था, अच्युत, ठीक है, उसको भेज दिया। चलो मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया। तो किसको कर दिया जी, तो नाइट की उपाधि। किसको कर दिया, नाइट की उपाधि। और हम मॉर्निंग में हम हर पूरे चैप्टर का 3D एनिमेशन से समरी डाले थे, आप लोग देख लिए होंगे। लोग नहीं देखेंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके जरूर देखिएगा। उससे पूरा आपका चैप्टर का समरी सब तैयार हो जाएगा, जिससे आप आराम से, और कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उस चैप्टर से रिलेटेड, आप उसको बना कर लिख सकते हैं। आपका 5 मार्क्स वाला उससे क्लियर हो जाएगा, आपका 2 मार्क्स वाला क्लियर, 17 मिनट में पूरा चैप्टर का आपका हो गया। आप आराम से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर का उसमें है, ठीक है। मैक्स मुलर ने महारानी, ये वाला तो हो गया है। मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसकी उपाधि प्राप्त की थी। तो वो किसकी उपाधि प्राप्त की थी, तो नाइट की उपाधि। किसकी उपाधि, तो नाइट की उपाधि, ठीक है। चलो आगे देखो, मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों एवं दंत कथाओं के प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है। तो किस धर्म को माना जाता है जी, तो बौद्ध धर्म को माना जाता है। किस धर्म को माना जाता है, बौद्ध धर्म को माना जाता है। निम्नलिखित में कौन प्रेम के पीर कवि है। तो प्रेम के पीर कौन कवि है, घनानंद। रसखान मत मार देना, रसखान मत मार देना, घनानंद, ठीक है। कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। तो प्रेमिका सुजान के आंगन में। तो वही ना होगा जी, प्रेमिका सुजान के आंगन में। किसके आंगन में, प्रेमिका सुजान के आंगन में। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है। तो ईश्वर जो पेटलीकर हैं तुम्हारे गुजराती भाषा के, किस भाषा के हैं जी, गुजराती भाषा के, ठीक है। माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगा। तो कुसुम को, जो कुसुम उसकी पड़ोसी थी, मतलब उसके गांव की थी,
उसी को ठीक होता देखकर हर व्यक्ति ने उसको अस्पताल में भर्ती करने का सलाह देने लगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व के लिए, ठीक है। कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार तुम्हारे वात्स्यायन है। कौन सा है जी? वात्स्यायन, ठीक है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो बद्री नारायण चौधरी तुम्हारे भारतेंदु युग के थे। किस युग के थे जी? भारतेंदु युग, ठीक है। स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो स्वदेशी के अनुसार यूरोप में घूम घूम कर। किस चीज़ के अनुसार? यूरोप में घूम घूम कर। कहानी सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो कहानीकार जो सुजाता है उसके वास्तविक नाम एस रंगराजन। क्या है? एस रंगराजन, ठीक है। नगर शीर्षक कहानी में वल्ली अम्माल अपनी लड़की पप्पाती को के साथ मदुरै स्थित बड़े शहर अस्पताल के विभाग में बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। बाल रोग विभाग के, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के, ऑर्थोपेडिक्स के, या फिर बहिरांग रोग विभाग के। तो किसके बाहर वो कर रही थी? तो बहिरंग जो था उसके अपंगों के लिए, ठीक है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो जो नागरी लिपि है शीर्षक पाठ उसके लेखक कौन है तुम्हारे? तो नागरी लिपि के लेखक है तुम्हारे गुणाकर मूल्य। कौन है जी? गुणाकर मूल्य, ठीक है। चलो आगे देखो। पठित पाठ के आधार पर बताएं कि धरा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो कौन शासक जी? तो वो तुम्हारे हैं मंजू। कौन है जी? मंजू, ठीक है। चलो आगे देखो। निम्नलिखित में से किसकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी को संवेदनशील एवं अभिव्यक्ति से परिपूर्ण है? तो किसकी है जी? तो ये है तुम्हारे सुमित्रानंदन पंत की। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत। भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं? कहाँ बिताते हैं अपनी जिंदगी? बताओ बताओ। पेड़ों के नीचे। आवास के अभाव में कहाँ बिताएंगे? पेड़ों के नीचे ना। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो किसने किया है जी? तो सांवर भैया। याद रखना, सांवर भैया। ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट या सेकंड सीटिंग में जरूर आएगा, 100% गारंटी, ठीक है। छोड़ना मत इस क्वेश्चन को। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्रों ने किस त्यौहार के बाद माँ को बारी बारी के साथ रखने का निर्णय किया? तो किस त्यौहार के बाद? तो होली के बाद। किसके बाद? होली के बाद, ठीक है। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई थी? तो किसके? कौन सी जी? तो डिप्टी कलेक्टरी, ठीक है। डिप्टी कलेक्टरी। लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे? तो लेखक के बड़े भाई, लेखक के साले साहब, लेखक के मित्र, या फिर लेखक के मामा। तो कौन लेके आए थे? तो लेखक के साले साहब लेके आए थे। कौन लेके आए थे जी? लेखक के साले साहब लेके आए थे, ठीक है। चलो, कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो कवि रामधारी सिंह दिनकर का जो तुम्हारा जन्म है वो कब हुआ था? वहीं 23 दिसंबर 1908 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब फावड़े एवं हल कहाँ बनने वाले हैं? इतिहास, आभूषण, क्या बनने वाले हैं? इतिहास, आभूषण, राजदंड, या फिर राज चिन्ह। तो क्या होगा जी? ये तुम्हारे राजदंड बनने वाले हैं। क्या बनने वाले हैं? राजदंड, ठीक है। निम्नलिखित में किनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्ति बोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ? तो किसका जी? रामविलास शर्मा का। किसका हुआ? रामविलास शर्मा का, ठीक है। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? खगोलीय पिंड, एक प्रमुख व्यक्ति, प्रचंड क्रोध, या फिर परमाणु बम। तो कौन सा है जी? परमाणु बम जो किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। किस पे? तो गिराया था तुम्हारे जापान पे, ठीक है। संगीत भारती की कमाई में पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी? तो संगीत भारती की कमाई में पंडित बिरजू महाराज ने एक साइकिल खरीदी थी। क्या खरीदी थी? एक साइकिल खरीदी थी, ठीक है। चलो आगे देखो। पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता के संग्रह से संकलित है? तो किस कविता के संग्रह से संकलित है? तो इन दिनों से है।
किससे है? इन दिनों से। ठीक है, आगे देखो। अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति का शीर्षक है? ल मादा मोलेज द अविन्यो, ल मादा मोलेज द अविन्यो, आंद्रो बातों की, पीटर बुक की, पिकासो की, या फिर पाल एलुमार की? तो किसकी है जी? तो हम लोगों ने पढ़ा है पीटर ब्रुक। ठीक है, पीटर ब्रुक। हमारी नींद कविता शीर्षक कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? मेढक का, मक्खी का, मुर्गी का, या फिर मधुमक्खी का? तो किसका होगा जी? तो हुआ तुम्हारे मक्खी का। हमारी नींद में मक्खी का जीवन चक्र पूरा हो जाता है। विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर माणिक कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ? तो किसके द्वारा जी? नौकर की कमीज है। हाँ, तो वही होगा नौकर की कमीज। ठीक है, चलो सेकंड। कवित्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला में ग शब्द की तुलना अक्षर कितने बालक के प्रसंग में से किए हैं? गधे से ग, गेंद से ग, गाड़ी से ग, या फिर टूटता हुआ गमले से ग? तो किससे किया है? किससे की है कवि जो अनामिका है वो किससे की है? तो टूटता हुआ ग, गमले से टूटता हुआ ग। ठीक है, चलो आगे देखो। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के साहित्य में कौन सी विधा है? निबंध है, साक्षात्कार है, कवि चित्र है, या फिर भाषण है? तो कौन सा होगा जी इसका? तो ये कवि चित्र होगा। कौन सा होगा? कवि चित्र होगा। कौन सा होगा? कवि चित्र होगा। ठीक है, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंचांग घाट स्थित किस मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाने और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि की जिक्र है? किससे है जी जिक्र? बताओ बताओ। तो बालाजी मंदिर से है। किससे है? बालाजी मंदिर से है। ठीक है, चलो। निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवनानंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया? किसको दिया गया था? तो तुम्हारे वनलता सेन को। वनलता सेन। ठीक है, लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू क्या बोलता है? शीर्षक कविता में उल्लू क्या बोलता है? तो कपास के पेड़ पर। कहाँ बोलता है? तो कपास के पेड़ पर बोलता है। ठीक है, चलो। महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के माँ का जो नाम था, माँ का नाम वो था तुम्हारे पुतली बाई। पिता का नाम करमचंद। ठीक है, महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त एवं बढ़िया शिक्षा क्या है? खेल खेल में शिक्षा, अहिंसा प्रतिरोध, या फिर हिंसक प्रतिरोध, या फिर विदेशी शिक्षा? तो सबसे अच्छी शिक्षा क्या है तुम्हारा? तो तुम्हारा अहिंसक शिक्षा। अहिंसक शिक्षा। ठीक है, अहिंसक प्रतिरोध। निम्नलिखित में किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक एवं बोध से रहस्योन्मुखता है? ठीक है, रेनर मारिया रिल्के, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, या फिर वीरेन डंगवाल? किसका है जी? तो रेनर मारिया रिल्के। ठीक है, चलो। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में कवि भगवान के कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? कहाँ करती है जी विश्राम? तो ये हो गया आपका कवि के भाल पर। ठीक है, बहुत जगह दिया हुआ कवि के कपालों पर, तो नहीं, कवि के भाल पर। ठीक है, आप लोग बताइए, 50 में आप लोग का कितना सही हुआ? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ बताओ बताओ। चलो आगे नंबर। अब इसके बाद आपका व्याकरण से क्वेश्चन आएगा 50 तक आपका। उसमें से लगभग 45 से 55 का रेशियो रहता है, घटता बढ़ता था। कोई 45 का 55 ऐसे ही से आपका बढ़ता उड़ता रहता है। ठीक है, ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो ए वर्ण का तुम्हारा उच्चारण स्थान हम बताइए कि तालव्य होता है। ये चू यसा नाम तालु। ठीक है, ल वर्ण का उच्चारण स्थान ल। तो ल वर्ण का तुम्हारा उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत। ल। देखो दांत में सट रहा है ना, इसलिए आप कोई भी उच्चारण स्थान है उसको बोल के वहीं पे प्रैक्टिस कर ले। बोल के देखिए ना कहाँ से आ रहा है, बोलिएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कहाँ से आ रहा है। 53 जो आपका है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में आपका अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। कौन? जो लास्ट वाला होता है ना, अंग, इय, न, म, यही वाला है। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण जब पूछ रहा है तो गौन, ग, तीसरा जो वर्ण होता है ना वही अघोष होता है। जिन स्वरों का उच्चारण में नाक और मुंह से होता है उससे और उच्चारण में लघुता रहती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, उस सुर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है? तो उस सुर को क्या कहते हैं जी जिसका अर्थ? तो अनुतान। क्या कहते हैं? अनुतान। ठीक है, दो वर्णों के मेल से होने वाले उत्पन्न विकार
को क्या कहते हैं? समास, संधि, वर्ण विच्छेद या फिर पद परिचय। तो क्या होता है 57 का तुम्हारा? संधि होता है। क्या होता है? संधि। ठीक है, चलो। प फ ब भ म च वर्णों के पहले वाले अनुस्वार के उच्चारण होता है क्या? तो क्या होता है तुम्हारा? म के सामने, म के समान। ठीक है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा तुम्हारा जो है ना देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। ठीक है, चलो। अंग्रेजी में जिन शब्दों का अर्थ ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप को का हिंदी में प्रयोग अभीष्ट होना हो पाना आ की मात्रा किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो अर्धचंद्र का। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में कौन स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है जी? तो स्वर संधि से धन अयन शयन। से धन अयन होता है ना, शयन वही वाला। पंचम का क्या होता है? पंचम का जो संधि विच्छेद होता है तुम्हारा पधन चमन चम, पधन चम, पंचम पधन चम। यदि तत्सम शब्दों में श हो तो तद्भव में कौन सा वर्ण होता है? यदि तत्सम शब्दों में श हो तो तद्भव में मूर्धन स होता है। ठीक है। पूर्ण विराम का चिन्ह कौन है? तो पूर्ण विराम का तुम्हारा क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम का तुम्हारा ये है, एक होता है बोधात्मक, उसका ये हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ये। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। निम्न में कौन विराम चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ने एवं दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है? तो कौन होता है? तो योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को ही जोड़ने वाला चिन्ह बोलते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संख्या है? तो द्रव्यवाचक संख्या तुम्हारा पानी है। होली तुम्हारा कौन सी है? तो होली तुम्हारा भाववाचक संख्या है। ममता क्या है? तुम्हारा भाववाचक संख्या। दल क्या है? तुम्हारा समूहवाचक संख्या। ठीक है। शब्द की जाति को क्या कहते हैं? शब्द की जो जाति होती है उसको क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में कौन बहुवचन है? नारी वृंद। निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? चित्रकला या फिर किन्नर या फिर खीरा या फिर परिवर्तन? चित्रकला कौन सा है जी? ठीक है। निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द कौन है? इत्र, चिंता, गदा, गदा या फिर गंध। तो कौन सा होगा इसका? इत्र होगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन विभक्ति अधिकरण में है? अधिकरण का अंश कुछ होता है का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, याद रखना। अधिकरण कारक में यह होता है का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, चलो आगे देखो। 72 नंबर। जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना, चूनना सहायक क्रियाएं आती हैं उनमें क्या होती हैं? तो उसमें तुम्हारे ने प्रयोग नहीं रहता है। ने प्रयोग में नहीं रहता, ने प्रयोग नहीं रहता। ठीक है, नहीं होता है। लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन कारक है? तो पेड़ से गिरा, पत्ता पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से गिरा, पलंग से कुछ भी गिरा या फिर गिरने होने जब आपादान की बात होता है, अलगाव की बात, तो वहाँ पे आपादान कारक लगता है। ठीक है, चलो। वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य में पिरो दिए जाएं तब वे क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं जी? तुम्हारा पद कहलाते हैं, पदबंध या फिर पद। ठीक है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? हिंदी में कुल तुम्हारे कितने सर्वनाम है? तो 11 सर्वनाम है। कितने सर्वनाम है? 11 सर्वनाम है। वह, वे, यह, ये पुरुषवाचक सर्वनाम किस वेद से संबंधित है? तो किस वेद से संबंधित? तुम्हारे मध्यम पुरुष से है। किससे है जी? मध्यम पुरुष से है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जिसका विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसी क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं। किसे कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। आप लोग विशेषण पढ़ लो ना। ठीक है। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में प्रविशेषण है। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इसमें प्रविशेषण क्या है? तो प्रविशेषण तुम्हारा क्या है? तो बड़े। ठीक है, इसको एडवर्ब बोलते हैं प्रविशेषण को। माने क्षेत्रीय साहसी, तो यहाँ पे साहसी हो गया विशेषण है, लेकिन साहसी कितना है? कम साहसी है या फिर बड़े साहसी? तो यहाँ पे बड़े जो विशेषण है ना उसकी विशेषता बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पे प्रविशेषण कौन हो जाएगा? तो बड़े हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद देखो, क्रियापद का अंश उस अंश को क्या कहते हैं जिसे किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है? तो क्या होगा तुम्हारा? धातु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जी? धातु हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन कालवाचक अव्यय है? कालवाचक अव्यय का होता क्या है? तो अब से। ठीक है। निम्नलिखित में कौन बलदायक निपात है? ता, ही, तक,
पर, ठीक, लगभग, करीब, क्या, आकाश, काश की, हाँ जी, जी हाँ, ये सब होता है ना। तो इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ताही तक पर। हम बोलेंगे ना पहले आप लोग बुक का क्वेश्चन कीजिएगा, ऐसे वो सब कंफर्म होता है, उसके बाद ग्रामर पे आएगा। ग्रामर में मिस्टेक का चांस ज़्यादा रहता है और बुक का चांस कम रहता है, ठीक है। चलो, रचना के आधार पर बनावट एवं विचार के शब्द में कितने प्रकार हैं? तो कितने हैं जी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 82 का। 82 का बताओ बताओ। 3 कौन है? 3, ठीक है। चलो, 83 निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द है कौन तुम्हारा? तो चांगचू, चांगचू, ठीक है, चंचू। सुभाषित का उपसर्ग क्या है? सुभाषित, सुभाषित, शुभ, सुआ, सु। तो इसका 84 का आंसर कौन जाएगा? सु। इसमें सु उपसर्ग लगा है, ठीक है। खिंचाव में प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय। तो खिंचाव में तुम्हारा प्रत्यय कौन सा है? तुम्हारा आव प्रत्यय है, ठीक है। प्रत्यय थोड़ा संस्कृत में दिक्कत होता है, लेकिन हिंदी में बहुत ईजी होता है। प्रत्यय उपसर्ग तो कोई बच्चा भी पहचान सकता है। लास्ट में जो लगे ना, आप उसको संधि विच्छेद कर जाएगा 2 वर्ड में, ठीक है। और लास्ट में जो दिख रहा है कि ये अलग है, तो उसको आराम से आप प्रत्यय मान लीजिएगा, ठीक है। संस्कृत में थोड़ा सा उल्टा होता है, लेकिन हिंदी में एकदम ईजी होता है। चलो, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द है? तो ये तो जो चत्कार, नहीं, ये वाला सही नहीं लग रहा है। पूर्वंचित, ये भी सही नहीं लग रहा है। विचरण, उद्भावित, कोई सही नहीं लग रहा, लेकिन हाँ, चित्कार होता है, ई होता है, तो ये आपका हो जाएगा। बाकी और सब सही नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें आपका शुद्ध चरितार्थ नहीं, जीर्णोद्धार विषय नहीं, निविड़, हाँ, ये वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? निविड़ सही हो जाएगा। सऊर शब्द का अर्थ क्या है? तो जो सऊर है उसका अर्थ क्या हो जाएगा? सऊर का सालिका। कौन सा हो जाएगा? सलीका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त वाक्य है? संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो संयुक्त, सूर्योदय हुआ, ठीक है, कुआसा जाता रहा। अल्प शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अल्प का क्या हो जाएगा विपरीतार्थक? तो बहु, अल्प का बहु, ठीक है। अल्प मतलब कम, बहु मतलब ज़्यादा। जो किए गए उपकारों को मानता है उसे क्या कहते हैं? काव्यखंड के लिए एक शब्द क्या होता है? जो किए गए उपकारों को मानता है उसको क्या कहते हैं? कृतज्ञ। क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। जो बहुत बोलता है उसको क्या बोलते हैं? जो बहुत बोलता है उसको क्या बोलते हैं? वाचाल। आप लोगों ने पढ़ा है ना संस्कृत में, आलस्य कथा, उसी में बोल रहा है। इंद्र शब्द पर्यायवाची है किसका? इंद्र शब्द श्री का, वज्री का, या फिर समरस का, या फिर वेसर का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? तो आपका वज्री, मतलब वज्र किसके पास है? इंद्र के पास है ना, है, तो इसलिए उनको वज्री भी कहते हैं। अब बताओ, नौका शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तुम्हारा नौका जो है उसका पर्यायवाची उड़ुप। क्या होगा? उड़प, उड़ुप, उड़ुप, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वाक्य तुम्हारा शुद्ध है? दिनकर की उर्वशी, दिनकर ने उर्वशी लिखा है, तुम्हारा नहीं, ये भी गलत है। तुम, मैं और वह चलेगा, नहीं, ये भी गलत है। सीता ने झूठ कहा था, सीता ने झूठ कहा था या फिर कही थी? जीठा ने झूठ कहा था। लड़की ने दही गिरा दी, तो इसका राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा? लड़की ने दही गिरा दी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, उनका बहुत समान हुआ, ठीक है, सामना हुआ, सम्मान हुआ, उनका बहुत सम्मान हुआ। मेरे लिए पढ़ता हूँ, मेरे लिए पढ़ता हूँ, नहीं तो बाला सीधे सीधी करता है। वहाँ भारी भीड़ लगी थी, तो राइट आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे तुम्हारा मेरे लिए पढ़ता हूँ अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है वो, तो यहीं सही होगा, ठीक है। दिल कड़ा करना, दिल कड़ा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? दिल कड़ा करना का अर्थ साहस करना, ठीक है, गंभीर कार्य के लिए साहस करना। निम्नलिखित में से कौन मुहावरे का अर्थ है? हार मानना, हार मानना मतलब, हार मानना मतलब घुटने टेकना, ठीक है। चलो आगे देखो, आप भला तो जग भला, लोक कितने का अर्थ क्या है? आप भला तो जग भला, तो इसका क्या होगा? अपनी अच्छाई रहने पर संसार की अच्छाई मालूम पड़ना। समझ में आया? देसी मुर्गी बिलायती बोल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अन्य की नकल में अपनी असलियत गंवाना, अन्य की नकल में अपनी असलियत गंवाना। देसी मुर्गी बिलायती बोल, ठीक है। आप लोग का ऑब्जेक्टिव सेशन खत्म हुआ। अभी शाम को आप लोग का 6 बजे से आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। मात्र हम 20 क्वेश्चन देंगे, 20 में से आपका फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग दोनों में रहेगा, और 5 से 10 आपका 2 मार्क्स देंगे। उसी में पत्र लेखन भी होगा, उसी में निबंध भी होगा, हर चीज़ आपको करा दिया जाएगा। इसी चैनल पर बने रहिएगा।
तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर शाम को 6 बजे।